हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारी कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है जो इस समय 2023 की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कक्षा 10 के विषय विज्ञान से संबंधित ये आज का प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके हर पेपर वाइज यानी मतलब हर प्रश्न पत्र में आपको 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है उस ऑब्जेक्टिव को ही आधार मानते हुए आपको ये प्रश्न बनाए गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 20 नंबर का OMR शीट पर होगा। तो OMR शीट के लिए आपको 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट वाइज तैयार करने होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं साइंस विज्ञान यानी विज्ञान से संबंधित बायोलॉजी के जितने भी पेपर हैं, जितने भी पाठ हैं, उन सभी लेसन के यानी सभी पाठ के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सभी का एक ही वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आपको आपके अपने पहले पाठ की तरफ। तो साइंस में जीव विज्ञान का पहला पाठ है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस से आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके इस तरह से हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आपको 20 नंबर के हर टॉपिक वाइज आपको जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं वो आपको दिखाया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो बिना देरी किए ले चलते हैं आपको इस ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, जहां आप अपने क्वेश्चन पर मजबूती पकड़ें, मजबूती से आपको अपनी ग्रिप बनाए रखें और खूब दृढ़ संकल्प होकर के अपने परीक्षा की तैयारी करें और जा कर के अपने बोर्ड परीक्षा में अपने आप को आंकें और शुद्ध से लिख करके आएँ। तो बच्चों, चलते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये है आपका पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय। और बहुविकल्पीय देखिए, प्रत्येक का 1 अंक आपको दिया जाएगा, यानी 20 नंबर के आपके प्रश्न हैं। तो 20 नंबर आपको दे हैं। तो क्वेश्चन का नाम है बहुविकल्पीय, प्रत्येक का उत्तर चुन करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। आपको बताना है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है किस ओर, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में या फिर दाएं निलय में। तो आपको सही आंसर बताना है यानी टिक लगाना है। तो टिक आपके OMR शीट पर ABCD में लिखा रहेगा, तो वो आपका टिक मतलब वो आप उस पर भरेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका, पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन ही सही है, बाएं अलिंद में। ठीक है, बाएं अलिंद आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। डिक्सन और जॉली संबंधित है किससे? रसारोहण से। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है किसके द्वारा? जड़ द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन है आपका, रंध्र का संबंध किससे है? तो रंध्र का संबंध किससे है? रंध्र का संबंध जो है आपका है वातपोत्सर्जन से। किससे? वाष्पोत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो भोजन का निर्माण आप जानते हैं कि क्लोरोफिल यानी पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियां हरे रंग की होती हैं, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है और पत्तियां अपना भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही बनाती हैं यानी सनलाइट से। तो कहाँ पर? पत्तियों में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? तो फोलिक एसिड की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया। कौन सा रोग होगा? एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है,
कि अग्न्याशय रस किसके पाचन में सहायक है। अग्न्याशय रस किसके पाचन में सहायक है? तो अग्न्याशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है अथवा दाएं नले से अशुद्ध रुधिर जाता है, किस में जाता है ये आपको बताने हैं। तो किस में जाता है? अशुद्ध रक्त किस में जाएगा? अशुद्ध रक्त जो है फेफड़े में जाएगा शुद्ध होने के लिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, एकृत परिवर्तित करता है। एकृत परिवर्तित करता है किसको? अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसा में। नहीं, तो उत्तर मिल गया आपको। किसमें प्रदर्शित करता है आपका? जो एकृत परिवर्तित करता है, तो एकृत परिवर्तित करेगा अमोनिया को यूरिया में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्लियर करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन है? तो इसमें नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन है? प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट नर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। ठीक है, अगला है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। तो दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना किसकी है? श्वेत की है, पहला ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की सी आकार की संरचना है। आहार नाल की सी आकार की संरचना कौन है आपको बताने हैं। तो यह है श्वासनाल की। किसकी? श्वासनाल की। अगला है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? तो चौड़क दंतों की संख्या कितनी है? तो आपको बताया गया आहार नाल की, जो बताया गया 13वां क्वेश्चन है, वो आपका सी ऑप्शन सही है। सी है। और मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, यानी अपर जा और लोअर जा की बात यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि प्रत्येक, यानी जबड़े में उन दांतों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है ना, 3 इधर 3 उधर। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी है वो क्या है? वृक्क है, जो आपको किडनी कहते हैं। बोमेन संपुट भाग है किसका? वृक्क नलिका का। किसका? वृक्क नलिका का। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहार नाल में पेशे संकोचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशे संकोचन को क्या कहते हैं? कर्मानुकंचन। स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किसमें? स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किस पर? वसा पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है ये आपको बताने हैं। तो आप लाभ होता है कितने? 2 का। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन? महाधमनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है क्या? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? संतरा है ना, तो संतरा आपका राइट आंसर है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है।
ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? यानी कह रहा है कि भोजन में जब पत्तियां बनाती हैं खाना, तो कौन सी वाहिनियां उसको ऊपर से नीचे लाने का काम करती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नीचे से जो ऊपर ले जाते हैं वो जाइलम करती है, और जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है वो कौन करती है? फ्लोएम करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। क्रिम प्रशेषिका क्या है? तो क्रिम प्रशेषिका क्या है? शिकम में है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो त्वचा का जो कार्य है वो नहीं है लैंगिक लक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कृंतक है ना, कृंतक यानी कुल दांतों की संख्या पूछ रहा है, नीचे और ऊपर दोनों में। छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 इधर 4 और 4 4 8। कितने होते हैं? 8। ग्रास नाल द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पल्मोनरी सिरा खुलती है, तो पल्मोनरी सिरा किसमें खुलती है? बाएं अलिंद में खुलती है। किसमें? बाएं अलिंद में खुलती है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? भोजन का पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य होता है कि जल का संवहन करना। भोजन का संवहन नहीं करना है, किसमें है? जल का संवहन करना। तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील, देखिए विटामिन 2 प्रकार की होती है। एक है जल में घुलनशील विटामिन वाटर में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी। और एक है वसा में घुलनशील, फैट में। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या है? ए डी ई के। ए डी ई और के। ए डी ई के यानी डेका बस। तो बस बी सी बस किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। और डेका डी ए डी ई के यानी डेका किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो कौन सी विटामिन इसमें जल में घुलनशील है? सी। बी और सी बताया ना। तो बी और सी विटामिन आपकी क्या है? जल में घुलनशील। तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील। और ए डी ई के ये कौन सी विटामिन है? ये याद कर लो, डी ई और के ये विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ए डी ई के वसा में और बी और सी जल में। क्लियर? चलो भाई, तो ये जैव प्रक्रम से समाप्त। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो है वो टॉपिक आ गया आपका, ये है नियंत्रण एवं समन्वय। अगला जो आपको अगला टॉपिक है आपका कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय। इससे लिया गया है क्वेश्चन। तो इससे देखिए कितने क्वेश्चन है आपके। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये बहुविकल्पीय है। देखिए कह रहा है मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? ठीक है, अगला जो देखिए इसमें भी वही पाठ का है। पाठ तो जो है आपके उसको दिखाया गया है, क्योंकि टॉपिक वाइज आपके जो बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनाए गए हैं। तो नियंत्रण और समन्वय से जो बना है वो है आपका
टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है। ठीक है, तो लिंग हार्मोन्स आपका एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। कौन सही है आपका? सी। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? तो दुग्ध ग्रंथियां किसकी? थाइमस की। किसकी? ओ सॉरी, ये मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित है? श्वेत की। किसकी है? श्वेत की है। ये देखिए, ये मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित हैं? श्वेत ग्रंथि की। तो ये है आपका बी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी? ओहो, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी की अगर बात आई तो आप सीधी सी बात अग्न्याशय पर, पेनक्राज पर लगाएंगे, क्योंकि पेनक्राज आपकी एक ऐसी ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हुए आपको लगाना होगा कौन सा? अग्न्याशय। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मास्टर ग्लैंड क्या है भाई? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जो मास्टर ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, या हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। चौथा है आपका सही ऑप्शन, ये सही है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला देखिए, जब उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं कि उस हार्मोन्स का नाम बताइए। तो उस हार्मोन्स का नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। इंसुलिन स्रावित करता है क्या? इंसुलिन जो है वो आपका क्या स्रावित करता है? अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए अब देखिए क्या है। इंसुलिन स्रावित करता है क्या? इंसुलिन स्रावित करता है, मतलब स्रावित कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स कौन सा है? तो पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन्स है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथ की पक्षपाली से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो पक्षपाली से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? वैसोप्रेसिन। तीसरा ऑप्शन सही है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतः ग्रंथि क्या कहलाती है? तो मनुष्य में पाई जाने वाली अंतः ग्रंथि जो है वो आपकी क्या कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? पैराथायराइड द्वारा। प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्रो को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रक करता है? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? तो ये कौन है? तो आपने देखा थायरॉक्सिन जो होता है ये घेंघा में होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रक का कार्य करता है? तो ये है डायसेफेलन। यदि किसी अगला क्वेश्चन है यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? ये आपको बताने हैं। तो उसका जो भाग है वो मेरुरज आपका क्षतिग्रस्त हुआ है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है?
मनुष्य के मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1350 से 13 से 14, बी ऑप्शन आपका सही है। मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक है, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये तो आपको बाद में बताया जाएगा। ये मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़े होती है। कितनी? 31 जोड़े। पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम बताना है आपको। तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन्स होते हैं। क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होता है? तो आप जानते हैं इंसुलिन बड़ी कारगर दवा है, मतलब ये है हार्मोन्स है इंसुलिन। इंसुलिन जो है जब नहीं रहता है तो आप जानते हैं कि आपको मधुमेह होता है। तो आपको क्या सही है? इंसुलिन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है किसमें? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष जो ग्रंथि होती है वो पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो कोशिका विभाजन में सहायक है आपका साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। हार्मोन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हार्मोन क्या है? ठीक है, तो हार्मोन एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, यानी आपका जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। ठीक है, तो ये आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। ठीक है, अब अगला पार्ट है आपका जीवों में जनन। ठीक है, अगला पार्ट अब हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि जीवों में जनन कैसे होता है। और आप जनन समझते हैं, जनन किसे कहते हैं? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान नए जीव को बनाए रखता है, नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो अब अगला टॉपिक है आपका, देखिए अब अगला टॉपिक आपका आ गया जीवों में जनन। ये देखिए अगला टॉपिक है जीवों में जनन। ठीक है, तो जनन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। हम लोग जनन से पढ़ेंगे कि जनन क्या है, जीवों में जनन कैसे करते हैं। तो उसमें ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ये आपका आ गया, ये क्वेश्चन है, निषेचन के बाद फल में बदलता है। निषेचन के बाद फल में बदलता है, कौन है? ऑप्शन आपका सही है, तो अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ठीक है, दूसरा, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो है एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में, ये देखिए बस इतना ही क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म में निषेचनोत्प्रांत बीज कवच बनता है, इसमें आवरण से। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। अंडाशय। ठीक है, अंडाशय फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, परागकणों का परागकोश से कहाँ? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। और परागण किसी में माध्यम की भी आवश्यकता होती है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा भी हो सकता है, कीटों द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें हो। अच्छा, अगला कह रहा है कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है किसमें?
तो द्विनिषेचन किसमें विशेष लक्षण है? आपके आवृतबीजी पौधे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस वर्तिका। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? वो है अंड द्वार। ठीक है, अगला है निषेचन के दौरान परागकणों से निकलने वाली परागनलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? वो अंड द्वार हो गया आपका। ठीक है, फिर कह रहा है पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? ये हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। और परागनली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मकों की संख्या होती है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि? परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि देखिए, गोलियां, निरोध का प्रयोग, गर्भ समापन, ये वैसेक्टोमी ये है पुरुष नसबंदी जिसको कहते हैं, ये एक अस्थायी विधि है। ठीक है, फिर कह रहा है स्वद्विगुणन की क्षमता। स्वद्विगुणन की क्षमता किसमें होती है? डीएनए में। क्लियर। ईस्ट में लैंगिक जनन प्रायः होता है। किसमें होता है? ईस्ट में जो लैंगिक जनन होता है प्रायः मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? स्पाइरोगारा में होता है। हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? ब्रोफिलम में। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? जड़ द्वारा। किसके द्वारा? जड़ द्वारा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और अब देखिए, तो ये तो था आपका जनन। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो टॉपिक आया है वो टॉपिक है आपका अनुवांशिक एवं जैव विकास। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से यानी इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास का। तो देखिए, ये है आपका अनुवांशिक एवं जैव विकास का आ गया क्वेश्चन। ये पार्ट का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ये क्वेश्चन अब आपके ये इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्क्रीन पर आने वाला है। तो देखिए, और ये शायद अंतिम पार्ट भी है। चलिए देखते हैं। ये यूँ आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है क्या? तो ये होता है 9:3:3:1। देखिए ये सही है आपका। ये सही है। डीएनए, अगला क्वेश्चन देखें। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है कौन? तो डीएनए के जो दोनों तंतु होते हैं उसको कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। विषाणु किसके बने होते हैं?
विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन है, ये अगले में। आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बी ऑप्शन सही है आपका। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम किसने प्रतिपादित किया, पृथक्करण का नियम किसने प्रतिपादित किया, मेंडल ने। पुष्प के लाल लक्षण प्रभावी हैं, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा, सफेद। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग में जिस पौधे पर प्रयोग किया उसका नाम क्या है, तो ये तो आप जानते हैं, मीठी मटर। क्या है, पैसम सटाइवम, यानी मीठी मटर। अगला है मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया गया है, करने पर लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय में कौन से पौधे प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। सी, संकर पौधे। कौन सा, जीन। जीन पाए जाते हैं कहाँ, जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने की इसका प्रयोग किया, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। क्लियर। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आप जानते हैं 23 जोड़े होती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में ऑटोसोम के जोड़ों ऑटोसोम के जोड़े होते हैं, तो ऑटोसोम्स के जो जोड़े होते हैं वो आपके 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। क्लियर, 22 जोड़े। उत्परिवर्तन का कारण कौन है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, गुणसूत्र जो है वो डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला किसके लिए, मतलब कब मिला था, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1968 में। ठीक है। टी.एच. मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया, तो टी.एच. मॉर्गन ने अपना जो प्रयोग किया था किस पर किया, फल मक्खी पर किया था। निम्नलिखित में से आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, तो आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है आपका, डीएनए है। कौन है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। केंद्रक का निर्माण कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन में होता है। अगला कह रहा है वर्णांता वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष दंपत के बच्चे कैसे होंगे, तो ये देखिए, ये आधे लड़के वर्णांत तथा आधे लड़के सामान्य एवं आधे लड़की सामान्य तथा आधी लड़कियां वाहक होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आनुवंशिकता आनुवंशिकता के जनक कौन है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आनुवंशिकता के जनक तो पहले सबसे पहले हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल है। पृथक्करण का नियम किसने दिया, देखिए इसमें ह्यूगो डी ब्रीज है, लेकिन आपका है कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, देखिए कुछ तो इसमें ह्यूगो डी ब्रीज को भी देते हैं। विपरीत लक्षणों के जोड़े को
विपरीत लक्षणों के जोड़े को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं एवं विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी एच मॉर्गन ने किस पर किया था अपना प्रयोग? फलमक्खी पर किया था। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन से हैं? झुर्रीदार बीज, अगला है जब 2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होते हैं किसमें? एक संकर क्रॉस में। पहला सही है। पुष्प में लाल रंग प्रभावी या इसके विपरीत तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? सी, सफेद, है ना, सही बात है। अगला देखिए, एक संकर क्रॉस में जीन प्रारूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक संकर क्रॉस में जीन प्रारूप जो होता है वो है 1:2:1। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो आपको पहले ही पता हो गया, मटर। जातियों की उत्पत्ति किसने लिखी? डार्विन ने। जैव विकास का मूल स्रोत कौन है? जैव विकास का मूल स्रोत है लैंगिक चयन। और अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होंगे? वो होगा एक्स और वाई। ठीक है, जो एक्स और एक्स है ये मादा का होगा, तो पुरुष का क्या होता है? ये होता है एक्स वाई, और जो मादा का होता है वो एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स एक्स होती है महिला और एक्स वाई होता है पुरुष। क्लियर? तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। हम यहीं पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।